अगर हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम 50 to 100% का रिटर्न जनरेट करता है तो क्या हमें उस समय अपने स्कीम को बेच देना चाहिए, या फिर अगर हमारा स्कीम 6 मंथ्स तक अंडर परफॉर्म करता है या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर तक अंडर परफॉर्म करता है, क्या उस समय हमें अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बेच देना चाहिए? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कब करना है इसके बारे में तो हम में से ज़्यादातर लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को बेचना कब है, तो इस वीडियो में मैं आपको 7 रीजंस बताऊंगा जिसके आधार पे अगर आप चाहें तो आप खुद के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेच सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचने का नंबर 1 रीजन हो सकता है इमरजेंसी। अगर आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है और आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को बेच सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि कभी भी पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है और अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत होगी और अगर उस समय मार्केट गिरा हुआ है तो उस समय आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लॉस हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा ही इक्विटी के अलावा दूसरे एसेट क्लासेस लाइक डेट में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और ट्राई करें कि आप कितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का हो, 60 to 70% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सही से एसेट एलोकेशन किया हुआ है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इक्विटी को बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दैट केस आप अपने डेट फंड्स को बेच सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम से निकलने का सेकेंड रीज़न हो सकता है चेंज इन फंड्स स्ट्रैटेजी। हमें पता है कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। लाइक कुछ फंड्स वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, कुछ फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और कुछ फंड्स हाइब्रिड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर किसी फंड का अचानक ही स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बदल जाता है, लाइक ग्रोथ से वैल्यू हो जाता है, वैल्यू से ग्रोथ हो जाता है, तो आपने जब भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को ही देखकर अपना इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर कोई फंड अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही बदल देता है तो वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं उस फंड से एग्जिट करने का। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में हम किसी भी फंड का एनुअल टर्नओवर भी चेक करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स को वैसे फंड्स चाहिए होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं हो, जो कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे फंड्स पसंद है जिनका एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली उनके फंड को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी फंड का एनुअल टर्नओवर ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी चेंज कर जाता है, लाइक कम से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा से काफ़ी कम हो जाता है, तो ऑफकोर्स हमें वैसे फंड्स को भी जरूर रिव्यू करना चाहिए। थर्ड रीजन हो सकता है चेंज इन फंड मैनेजमेंट टीम या फिर मेजर चेंज इन रिसर्च टीम। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न जनरेट कैसे होता है, तो ये रिटर्न जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजमेंट टीम पे, और फंड मैनेजमेंट टीम का हेल्प कौन करता है, तो वो करता है रिसर्च टीम। तो यहाँ पे अगर किसी स्कीम का फंड मैनेजमेंट टीम में कोई मेजर चेंजेस आए या फिर किसी एएमसी के रिसर्च टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, लाइक ज़्यादातर टीम बदल जाए, तो वहाँ पे भी हमें उन स्कीम्स को रिव्यू करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सही नहीं हैं, इन दैट केस हम उस फंड से एग्जिट करने का सोच सकते हैं। फोर्थ रीज़न और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमेशा ही हमारे साथ कंफ्यूजन ये होता है कि अंडर परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन हम कितने सालों का या फिर कितने पीरियड का अंडर परफॉर्मेंस देखें। लाइक अगर कोई फंड 6 मंथ्स तक अंडर परफॉर्म करता है तो क्या हमें निकल जाना चाहिए या फिर हमें 1 साल 2 साल 3 साल तक वेट करना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि अगर कोई फंड टॉप क्लास का फंड है जो कि सालों से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, अच्छा रिटर्न जनरेट करने का मतलब हुआ कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है ज़्यादातर होराइजन्स में, और साथ ही उस कैटेगरी के जो टॉप फंड्स हैं उनके आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इस तरह के फंड्स को हम सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं निकालेंगे। अगर कोई फंड काफ़ी अच्छा फंड रहा है पास्ट में और लगातार 2 साल से उसके जो रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क से काफ़ी कम आ रहे हैं, तो
तो इन दैट केस ऑफ कोर्स हमें उस फंड का रिव्यू करना चाहिए, उसका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, उनका सेक्टर लोकेशन चेक करेंगे, और वहाँ पे अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि नियर फ्यूचर में भी वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो वहाँ पे हम एग्जिट कॉल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है, लाइक बेंचमार्क अगर 12% का रिटर्न दे रहा है और वो फंड 11.5% के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो इस तरह के फंड से हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई फंड अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लाइक बेंचमार्क ने 15% का रिटर्न जनरेट किया और इस फंड ने अबाउट 10-11% का रिटर्न जनरेट किया, और वो भी कई होराइजन्स में, तो ऑफ कोर्स इस तरह के फंड से हम एग्जिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का नंबर 5th रीजन होगा रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये डिसाइड किया है कि इक्विटी में आपको टोटल एसेट का अबाउट 60% इन्वेस्ट करना है और डेट में अबाउट 40% इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट अगर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो हो सकता है कि आपका जो इक्विटी का एलोकेशन है वो अबाउट 80-90% हो जाए और डेट का एलोकेशन थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे ताकि जो ओवरऑल आपका एसेट एलोकेशन है दैट इज इक्विटी अबाउट 60% और डेट अबाउट 40% उसे मेंटेन किया जा सके। इस तरह का पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आप एवरी मंथ नहीं करेंगे, साल में सिर्फ एक बार इस तरह का पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करें, और रीबैलेंसिंग तभी करें जब आपका जो एसेट एलोकेशन है उसका जो रेशियो है उसमें बड़ा चेंजेस आए, लाइक अप टू 3, 4 या 5% के चेंजेस के कारण आपको रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स अगर चेंजेस जो है वो 10%, 20% या 30% हो जाए तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप रीबैलेंसिंग करने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एसेट एलोकेशन तब भी चेंज कर सकते हैं जब आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो जाए या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन चेंज हो जाए। लाइक अगर आपका एज अब बढ़ रहा है, लाइक आपने अपना इन्वेस्टमेंट 30-40 ईयर्स से स्टार्ट किया लेकिन अब आप 50 या 60 ईयर्स के आसपास हैं, तो वहाँ पे अगेन आप इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा नहीं रखेंगे। आपका जो एसेट एलोकेशन यहाँ पे चेंज होगा, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा कम करते रहना होगा और डेट का एलोकेशन थोड़ा बढ़ाते रहना होगा। और साथ ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का या वेरी लॉन्ग टर्म का है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता जाएगा तो आप वहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर कम करते जाएंगे। 6th रीजन हो सकता है कि जब आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो पास आने वाला हो। सपोज आपने खुद के लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाया है और वो 20 ईयर्स के होराइजन के लिए है, तो यहाँ पे अगर 17-18 ईयर्स में ही बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्केट रैली आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है तो आप इमीडिएटली उस पैसे को निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपका गोल पास में आने वाला है, लाइक 20 ईयर्स का आपने फाइनेंशियल गोल बनाया है, तो 19 ईयर ऑनवर्ड्स आप अपने पैसे को निकालना शुरू कर देंगे। आप कभी भी लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उस समय मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आता है तो आपके जो ज़्यादातर रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। यहां पर आप ध्यान में रखें कि जिस समय आपको पैसे की ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली अगर उसी समय मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट आ जाता है तो इस तरह के सिनेरियो में इफ़ पॉसिबल आपको अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड से निकलने का 7th रीज़न हो सकता है उस म्यूचुअल फंड का जो साइज है दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका बहुत बड़ा हो जाना। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए कर रहे हैं, लाइक 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो वहाँ पे आइडियली हमें उस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सपोज आपको एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि बेसिस मार्केट कंडीशंस, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो उनका एलोकेशन है उसमें मेजर चेंजेस लाए। आप ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड नहीं चाहते हैं जो कि मोस्टली सिर्फ लार्ज कैप फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करे और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी कम एक्सपोजर ले। तो यहाँ पे आप इस तरह का फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसका ईवीएम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर ईवीएम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उस तरह का जो फ्लेक्सी कैप स्कीम होगा उसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लेने में प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।